नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन हर शख्स के लिए, चाहे वो आम आदमी हो या बहुत ख़ास हो, कोई ओहदा रखता हो या नहीं रखता हो, उसके लिए उसका वतन सबसे अहम है। यानी वतन अहम है से मुराद ये है कि सबसे पहले मुल्क है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो कोई और चीज़ हो, कोई फ़र्द हो, ये बाद में आता है। हर मुल्क को रन करने के लिए उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक आइन होता है। उस आइन के में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी डिफाइन होती है, मौजूद होती है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत अहम दस्तावेज होता है, उसकी दी हुई डिफाइन किए हुए जिम्मेदारी को अगर आप अपने पूरे करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं आएंगे। ये तो एक आम सी बात है। किसी भी शख्स चाहे वो कोई भी हो, उसके ज़ाती मफाद मुल्की मफाद के ऊपर नहीं आ सकते। और अगर कहीं भी किसी भी लिहाज से किसी भी शख्स के ज़ाती मफाद, अपने मफाद के लिए वो मुल्की मफाद को कुर्बान करता है, तो वो शख्स मुल्क और कौम दोनों का मुजरिम होता है। इसका मतलब तय है कि सबसे अहम चीज़ वतन होती है, और वतन के बाद फिर यकीनन आइन है, आइन के बाद हुकूमत है, इदारे हैं, जमातें हैं, बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो सबको पता है, लेकिन मुझे आज ज़रूर कहनी पड़ी क्योंकि हालात ऐसे हो गए। इस सिलसिले में हमारे पास आज दो गेस्ट हैं, उनसे पहले उनका तारुफ कराते हैं, एक ब्रेक पे जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। मेरे साथ है जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। मेरे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने सवाल के ज़रिए जो आज कौम, पाकिस्तान की अवाम, ये दो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, दो बड़ा नाम है, उन सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कायरा साहब, पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। कायरा साहब, इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन है उसके लिहाज से ये बात की जा रही है कि इस मुल्क को वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है या साजिश की जा रही है, कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये तासुर भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के कायदीन, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, और दूसरी तरफ आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, कहा यह जा रहा है कि इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये तासुर दिया जा रहा है, ऐसा तासुर बन रहा है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि सियासत खत्म करना तो खैर बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब था कि पीपल्स पार्टी खत्म कर दी जाए। उसके लिए पीपल्स पार्टी के कायद को खत्म कर दिया गया, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को खत्म कर दिया गया, उनके सियासी कायद को खत्म कर दिया गया, बहुत सारे लोग कर दिए गए, बड़े जबर तशद्दुद, पूरे रियासती तशद्दुद हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं खत्म हुई। जरदारी साहब को खत्म करने की सियासी तौर पर बड़ी कोशिशें, साजिशें थी, बड़ी मुद्दतें थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और ये जो इस वक्त अमल है, आज भी अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सियासी लीडर किसी इंतजामी अमल से, किसी इवन अदालत में आप उनको खत्म कर पाए, बल्कि जब तक उनको अवाम मुस्तरद नहीं करते, उनको रिजेक्ट नहीं करते, ये मुमकिन नहीं है कि आप सियासतदानों को खत्म करें। ये ख्वाहिश होगी मियां नवाज शरीफ को खत्म करने की, लोग समझते होंगे कि उनके खिलाफ फैसला हो गया तो खत्म हो गए। क्या लोगों ने उनको खत्म कर दिया है? मरियम नवाज शरीफ साहबा को खत्म कर दिया है?
जरदारी साहब के ऊपर केसेस है, बिलावल साहब के ऊपर तो कोई केस नहीं है। तो ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी के कायदीन को, वैसे तो हम हमेशा ही गद्दार भी रहे हैं, खत्म भी होते रहे हैं, ये भी कोशिश हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, जब तक अवाम के दिलों में है, अवाम हमारे साथ है, हमें कोई खर्चा नहीं है। बाकी इस मुल्क के अंदर हम चाहते क्या, सवाल क्या, इख्तलाफ क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर साहब अपने क़याम से लेके आज तक इस मुल्क को आइन बनाने, आइनी तौर पे चलाने, आइनी दायरा कार के अंदर रहने की एक जद्दोजहद कर रही है। तो दुनिया का एक कामयाबी का असलूब, उसी के जरिए दुनिया कामयाब ठहरी है, दुनिया ने ये कामयाब तजर्बे किए हैं। अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो कुछ लोगों के रास्ते रोक के और उसके जरिए वो लीडरशिप खत्म कर लेंगे, वो अपनी मर्जी की हाकिमियत खड़ी कर लेंगे, तो माजी में हमने डायरेक्ट मार्शल लॉ भी लगे, पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी भी रही, कंट्रोल अपनी मर्जी के बाहर से लीडर इम्पोर्ट किए गए, जहां से हुकूमतें बनाई गई, गिराई गई, बड़ा कुछ सारा आपसे कोई तारीख छुपी नहीं है, सारे पाकिस्तान को यहाँ आज भी जो कुछ हो रहा है तो छुपा हुआ नहीं। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। अगर मेरा कसूर है, सियासी जमातें कोई खामी है तो अपनी खामी दुरुस्त करें, अदलिया में है तो वो अपनी खामी दुरुस्त करे, मीडिया में है तो वो अपनी खामी दुरुस्त करे, फौज में है तो वो अपनी खामी दुरुस्त करे। हमें अपने अपने दायरा कार में रह के अपने काम करने होंगे। न मैं फौज का काम कर सकता हूँ, न फौज अदलिया का काम कर सकती है, न अदलिया मुकदमा का काम कर सकती है। ये जब तक हम करते रहेंगे, कोशिश होती रही, मुल्क खराब होता रहा। ये एक मुबाहिसा है, इसी के लिए हमारी जद्दोजहद है। और आज मियां नवाज शरीफ साहब और बहुत सारे हमारे साथी जो माजी में हमारे नुक्ता नजर से उससे मुतफिक नहीं थे, आज वो भी इस बात से मुतफिक है। तो ये एक अच्छा अमल है। और हमारा बाकी बयानिया है कि माजी में क्या हुआ, अगर कोई बयान करते हुए उसकी जुबान जरा तल्ख हो जाती है, या कोई आप जैसा दुरानी साहब जैसा बड़े बंधे हुए आदमी है कि तल्ख बातें भी हंसते हंसते कर देते हैं, मेरे जैसा कोई जट बंदा हो तो वो ठंडी सी बात की तरफ तल्ख लहजे में कर देता है। तो बाकी तो बयानिया है कि जी माजी में ये तारीख है, इस तरह होता रहा। सवाल यह है कि आइंदा क्या करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और जमात हो, सबकी ख्वाहिश यही है कि हम आइन के तहत मुल्क को चलाना चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं। और मेरी सिपाह के कमांडर इन चीफ ने भी कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो बड़ी तसल्ली की बात है। माजी में जो हुआ उसको भूलिए, आइए आगे चलते हैं। अच्छा सर, मैंने जो एक सवाल रखा था कि वन पार्टी स्टेट्स बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये क्योंकि इसमें एक चीज आ रही है सामने कि इमरान खान की हुकूमत को अगला 3 साल भी दो और अगले 5 साल भी दो, तो ये स्टेटमेंट आई है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? किसने है देना? तो अवाम ने है। अगर किसी और ने देना है तो उसी और के खिलाफ तो हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका हक नहीं है, ये अवाम का हक है। दूसरी बात अक्सर ये है कि ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तस्वर है ना, ये बड़ा पुराना है। हमें समझने की जरूरत होगी कि जो बर्रे सगीर था, जो अंग्रेजों के कॉलोनियल दौर का जो बर्रे सगीर था, उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था। आजाद हुआ पाकिस्तान तो बाद में बांग्लादेश बन गया। दोनों मुल्क आज भी पूरी तरह जमहूरियत की आपको अप्लाई नहीं कर पा रहे। कई दफा इंटरवेंशन होती हैं, बहुत सारी मदाखलतें होती हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो जमहूरी अमल एक पार्लिमानी निज़ाम के तौर पे, जहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी है, पार्लिमान की सुप्रीमेसी है, अवामी राय से हुकूमतें बनती हैं और आइन की हुक्मरानी है, वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये हमारे यहाँ क्योंकि शुरू से रहा, कॉलोनियल दौर में क्योंकि गैर मुल्की आका था, वही मास्टर था, वो सेंट्रलाइज निज़ाम के तहत चलता था। हालांकि उसने भी इसको डिवॉल्व किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद जब हमारा मुल्क बना तो वाहिद इदारा हमारी फौज थी। फिर फौज की डायरेक्ट मदाखलत शुरू हुई। इस्कंदर मिर्जा साहब आए, अयूब खान साहब आए, याया खान साहब आए, जियाउल हक साहब आए, परवेज मुशर्रफ आए। ये तो डायरेक्ट मदाखलतें थी, फिर इनडायरेक्ट मदाखलतें रही। तो जो हमारा फौज का इदारा है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज है। वो जब भी किसी निज़ाम को चलाने की कोशिश करेंगे या ख्वाहिश करेंगे, वो यही समझेंगे कि ये डिसिप्लिन फोर्स के तौर पर चलाया जाए, ये यूनिटरी गवर्नमेंट, ये यूनिफाइड स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के तहत चले। ये कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे निकलने की जरूरत है। अगर हमारे यहाँ सियासत चलती, सियासी प्रोसेस चलता, तो सियासी प्रोसेस से, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरी अमल मुस्तकम नहीं था, उसके कोई बड़े पुरानी शाखें और जड़ें नहीं थी इस मुल्क के अंदर, लिहाजा यहाँ पैदा होनी थी। हमने वो जड़ें पैदा नहीं होने दी,
नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने एक बड़ी तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ जो भी हर 4-5 साल के बाद, 2 साल बाद कोई डिक्टेटर आता है और वो कहता है कि मुल्क में जमहूरियत ने जड़ें नहीं पकड़ी, ये ऐसे ही है कि आप गमले में कोई पौधा लगाएं और हर हफ्ते उसको निकाल के देखें कि इसने जड़ें पकड़ी हैं कि नहीं। तो कुछ अर्सा चलने दें, फिर वो अपनी जड़ें पकड़ेगा, उसमें बूटी निकलेगी, उसमें कोई और चीजें आएंगी, ठीक है। उसको हमें गोडी करनी पड़ेगी, पानी देने पड़ेंगे, उसको मौसम से बचाना पड़ेगा और फिर वो एक तनावर दरख्त बनेगा। उसको बनने का मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं जरा मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ आता हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब, कहा यह जा रहा है कि आज मुल्क में एक हुकूमत है, सियासी अवामी हुकूमत है। आप कितना मुत्तफिक करते हैं ये आपकी बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है, लेकिन सर सियासी बहुत घुटन महसूस हो रही है इस वक्त। जो मौजूदा हालात है उसमें हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान इस वक्त जो है उरूज पे आ चुका है। इसी के साथ साथ मीडिया के ऊपर शदीद दबाव है, कदगन है मौजूदा जमहूरी दौर में, और इसके साथ साथ सियासी इंतकाम के बारे में कहा जा रहा है, एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम के बारे में कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और एक तो इसके ऊपर बताइए सर कि ये आप इसको कैसे देखते हैं। और एक सवाल और है सर कि क्या ताकत की बुनियाद पर, अवामी ताकत नहीं सर, क्या ताकत की बुनियाद पर हुकूमत अवामी मकबूलियत को खत्म कर सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो कायरा साहब ने तो बहुत खूबसूरती से इन्हीं बातों को एक और रंग में पेश किया। उनका अंदाज है, उनका इल्म है, उनका फहम है। जनाब, पहली बात जो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि आशियाना जो शाख नाजुक पे होगा ना पायदार होगा। ऐसी सियासत जो इंतकाम की बुनियाद पर चलाने की कोशिश की जाएगी वो सब कुछ हो सकती है, सियासत नहीं हो सकती। सियासत तो अमल ही इंक्लूसिव अमल है जिसमें आप आवाम से लेकर, अपने मुखालिफ से लेकर, अपने इत्तफाक रखने वाले से लेकर, अपने से इख्तलाफ रखने वाले तक हर एक को जब आप साथ लेकर चलते हैं तो उसके नतीजे में जो एक निज़ाम और एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम आम आदमी को भी इत्मीनान देता है और मुल्कों को और इलाकों को तरक्की और आगे बढ़ने के मौके देता है। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसका जो सबसे बड़ा सानिया है या सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है उसके अंदर सियासत नाम की तो कोई चीज़ मुझे पिछले 2-2.5 साल में नज़र नहीं आई। हत्ता कि उनके अंदर उन लोगों का एहतराम भी मुझे नज़र नहीं आया जिनके वोटों से वो आए हैं। मुझे इस सारे सिस्टम के अंदर उन लोगों के साथ वफा का भी कोई अंसर नहीं नज़र आया जिन लोगों ने उन्हें आगे इक़्तिदार तक पहुंचाने में एक किरदार अदा किया है। जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त वो सिर्फ ये है कि या तो हम देखने से कासिर हैं या ये इस चीज़ से भी कासिर हैं कि ये अवाम के ऊपर गुजरने वाली जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको समझ सकें। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जब हर तरफ से अवाम के अंदर से एक रिएक्शन पैदा हो रहा है तो उस रिएक्शन को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑपोजिशन की तरफ। मैं तो ये समझता हूं कि ऑपोजिशन वो सब कुछ नहीं कह रही जो अवाम उन्हें कह रहे हैं। ऑपोजिशन उतनी ताकत के साथ अवाम के जज्बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही जितनी अवाम चाहते हैं, और उसके बावजूद जो है अगर इंतकाम का आगाज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप हकीकत में ऑपोजिशन से नहीं लड़े, आप उन लोगों से लड़े जो आपको हकीकी मानों में, जिनके वोट से, अगर आप उनके वोट से इक़्तिदार में आए हैं तो वो आपको इक़्तिदार में लाए हैं। और दूसरी बात जो है वो सर बड़ी वाज़ेह है कि ताकत की बुनियाद के ऊपर, जैसे कायरा साहब ने बड़ी वजाहत से फरमाया कि किसी की ना मकबूलियत को ख़त्म किया जा सकता है, ना किसी को दिलों से निकाला जा सकता है, ना किसी को सोच से निकाला जा सकता है।
ताकत अगर मुआशरा इस्तेमाल कर सकता है, ताकत अगर हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ अवाम के ऊपर जुल्म करने वाली कुव्वतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत अगर ताकत इस्तेमाल कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कर सकती है। वो हुकूमत जो ना शुगर माफिया के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर सकती हो, बल्कि उसके सामने थर थर कांप रही हो, जो ना आटा माफिया के सामने अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती हो, बल्कि उनके सामने जो है वो हथियार फेंक के खड़ी हो, जो ना बिजली चोरों के खिलाफ और बिजली माफिया के खिलाफ कुछ कर सकती हो, जो मुल्क को अरबों और खरबों रुपए अवाम की जेबों से निकालने वालों के खिलाफ तो कोई इकदाम ना कर सकती हो। उस दिन मैं वजीर आज़म साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो उन्होंने पूरी कौम को डराया कि वो शुगर माफिया ने खत लिख दिया इकट्ठे मिलके FIA को, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये कर देंगे। मतलब ये है कि अगर वजीर आजम साहब चीनी माफिया के सामने उनकी दोनों टांगे कांप रही हैं, तो उनमें ये जुर्रत कहां से आएगी कि वो किसी से इंतकाम ले। उन्होंने जिनसे इंतकाम लेना है, जिनसे इंतकाम लेना आवाम का हक बनता है। आप ये अंदाजा करें कि 9 महीने पहले शुगर का इशू खड़ा हुआ, 56 रुपए से चीनी 90 और 105 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में आज भी चीनी 42 रुपए किलो के हिसाब से अवेलेबल है। पूरा मुल्क जो है वो चीनी माफिया की गिरफ्त में है, और वजीर आजम साहब चीनी माफिया के आमने सामने थर थर कांप रहे हैं। तो ऐसी कमजोर और ऐसी लाचार और ऐसी नादार जो हुकूमत है, ठीक, वो इंतकाम कैसे लेगी और किससे ले रही है, ये मैं समझने से कासिर हूं। मैं ये समझता हूं कि हकीकत में जो इस वक्त इंतकाम लिया जा रहा है वो अवाम से लिया जा रहा है, और ये वक्त है कि इस अवाम बेचारी को जिंदा रहने का हक इस मुल्क में दिया जाए, और जिनके पीछे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी जुल्म कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं ये आगे चल के सवाल करूंगा। आप इंफॉर्मेशन के भी बहुत अहम वजीर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को बहुत करीब से देखा है, लेकिन जो मीडिया के साथ जुल्म है इस 2 साल में, उस पर एक लफ्ज भी नहीं बोला आपने। मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा कायरा साहब मैं बिल्कुल मौका दूंगा। मैं जरा कायरा साहब की तरफ आ जाऊं। कायरा साहब, अभी आपने एक जुमला कहा, जमहूरी जमातें तो यही कहती हैं कि हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल दिया जाए। ठीक है सर, अब PTI की जो मौजूदा हुकूमत है उसको 2 साल हुआ है, लेकिन आप अपोजिशन जमहूरी जमातें उसको 5 साल देने को तैयार नहीं है। एक तो ये सवाल है सर, इस पे आप जरूर कमेंट्स करें, क्यों नहीं देने को तैयार हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब APC के ऊपर कहते हैं, जो आप लोगों ने APC की है और अब आगे भी जा रहे हैं, उस पर ये कहते हैं कि मैं ब्लैकमेलिंग की सियासत में नहीं आऊंगा। क्या कहेंगे? हाँ, खान साहब ये कहते हैं कि मैं ब्लैकमेलिंग की सियासत में नहीं आऊंगा। हाँ, वो ब्लैकमेल करना चाहेंगे, आएंगे नहीं। चले, हम कौन सा ब्लैकमेल कर रहे हैं जी? हम तो सिंपल सा मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। ये अगर ब्लैकमेलिंग है तो हाँ, हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर इस मुल्क के अंदर हम कह रहे हैं कि हुकूमत अपना काम करे, फौज अपना करे, अदलिया अपना करे, और पीपल्स पार्टी 47 या 50 साल से ये ब्लैकमेलिंग कर रही है और हम करते रहेंगे, क्योंकि इसी ब्लैकमेलिंग के जरिए, अगर ये ब्लैकमेलिंग है तो दुनिया में जो मुहज़्ज़ब अक़वाम है, जो आज तरक्की याफ्ता अक़वाम है, वो अपने ममालिक को एक असलूब, एक दस्तूर के तहत चला के आज तरक्की याफ्ता अक़वाम बनी है। घर, आप कह रहे थे अपने इंट्रो में कि घर बड़ा मुकद्दम होता है, आइन उसके बाद वतन मुकद्दम होता है, आइन बाद में आता है। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अगर घर को किसी असलूब से, किसी ज़ाब्ते और कुलिये से ना चलाया जाए तो वो घर गिर जाता है, वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, वो बर्बादी की अलामत बन जाता है। लिहाजा जितना घर कीमती है उतने ही वो असूल कीमती हैं जिनके तहत उस घर को चलाना है। तो नज़म भी बड़ा जरूरी है। रही बात कि अब हम क्यों नहीं चलने दे रहे खान साहब को, हम तो कह रहे थे जी 5 साल चलना चाहिए। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हम जमहूरी तसलसल को नहीं रुकने देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत को गिराएं और कोई एम्पायर उंगली खड़ी करे और फिर उसकी इंटरवेंशन हो जाए। हम कह रहे हैं कि हमने तो इमरान खान साहब को 2 साल गालियां खाई ना जी, इनसे असेंबलियों में गालियां खाई, मीडिया में गालियां खाई। हमने आगे दस्ते तावन बढ़ाया, कहते हैं ये एनआरओ मांगते हैं, कहा गया ये चोर और डाकू। कौन सा लफ्ज है जो हमारे लिए अदा नहीं हुआ? फिर भी हमने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कब हमने अपनी रहते, हमने कहा हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, करेंगे, माजी में भी किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन
हम ये समझते थे कि फिर भी इनको मौका मिलना चाहिए। आज डॉक्टर साहब, दुनिया में जमहूरी तजर्बा ये है, अगर कोई हुकूमत अपने कर्मों जर्मों की बदौलत, अपने इक़दामात की बदौलत वो अनपॉपुलर हो जाती है, अपना मैंडेट खो बैठती है, अपने सारे वादों से इनहिराफ और यू टर्न ले लेती है और मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाती है, अवाम का जीना दूभर कर देती है, तो फिर ये ऐन जमहूरी है कि उसके खिलाफ अवामी जद्दोजहद की जाए, साजिश नहीं की जाए, किसी मार्शल लॉ का रास्ता हमवार न किया जाए, किसी बाहर की चीजों को इंटरवेंशन न दी जाए, अदालतों को मुदाखलत का मौका न दिया जाए, बल्कि जमहूरी जद्दोजहद के जरिए, अवामी दबाव के जरिए उस हुकूमत को मजबूर किया जाए, उसके इत्तेहादियों को अलग होने पर मजबूर किया जाए, जो पब्लिक ओपिनियन खड़ा हो, उसके नतीजे में वो हुकूमत जाए और एक इंतखाब के बाद नई हुकूमत आए। हमारा मुतालबा सिर्फ यह है कि इस इंतखाब को फ्री कराया जाए। इस मुल्क में फ्री इंतखाब नहीं होते रहे। कोई आपको शक है? कोई दुरानी साहब को शक है? कोई पाकिस्तान के किसी और फर्द को शक है? इमरान खान साहब इस मुल्क के इलेक्शन के बारे में खुद क्या फरमाते रहे? 2013 के इंतखाब में, 2002 के इंतखाब में, उससे कबल के इंतखाबात में, इसी इदारे जिसके बारे में आज वो फौज के बहुत तर्जमान है, बड़ा अच्छा है, फौज मेरी भी फौज है, आपकी भी फौज है, और मुझे अपनी फौज से बहुत प्यार है, मुझे अपनी फौज से बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि ये मेरी दिफाई इदारा है, मेरे लिए अपनी जान के नजराने देके इस मुल्क का दिफा करते हैं। मुझे उनके एक रोल से इख्तलाफ है, वो रहा है और रहेगा जब तक वो रोल खत्म नहीं होता, और वो ये है कि आपका सियासत में कोई रोल नहीं। जिस तरह मेरा फौज के अंदर कोई रोल नहीं है, इस तरह उनका सियासत के अंदर रोल नहीं है। अगर ये रोल हम अपना अपना डिफाइन कर लेंगे तो वेरी गुड। हम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए इसलिए निकले हैं कि इमरान खान फौज को भी मुतनाज़ बना रहा है, इमरान खान इकोनॉमी को भी बर्बाद कर रहा है, इमरान खान पाकिस्तान की फेडरेशन से खेलने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने जो पहला सवाल मुझसे किया कि इस मुल्क को एक यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, या इसकी वफाकियत को खत्म करके जो पार्लिमानी निजाम को एक मदानी निजाम बनाया जा रहा है, जाने की कोशिश की जा रही है, ये तो आग से खेलने की कोशिश है। लिहाजा हम उन तमाम कोशिशों के खिलाफ है, लेकिन उसके लिए रास्ता हमारा किसी अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं है, किसी अंपायर का इशारा नहीं है, कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, बल्कि अवाम की जद्दोजहद का रास्ता है। हम सारी सियासी कुव्वतों के पास गए हैं, उनको कहा कि आए इकट्ठे होके इस हुकूमत से जान छुड़ाते हैं, अवाम से अपील करेंगे, अवाम बाहर निकले, इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में आए तो ये हुकूमत जाएगी, नहीं आएंगे अवाम राजी होंगे तो बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, ठीक है। मैं इससे पहले कि मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ जाऊं, एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं आपके सामने एक सवाल लेके आ रहा हूँ, चाहे आप इस पे आगे कुछ बोलते हैं और चीज़ों के ऊपर भी आपको इख्तियार है, लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि सर 73 साल के अरसे में जो हमने पढ़ा है, देखा है, जितना भी आज तक हमारा ये अहम तरीन इदारा इतना मतनाज़ा नहीं हुआ जितना इस 2 साल में हुआ है। आज अहम इदारे और आपके सियासत दान या सियासी जमातें आमने सामने आ गए हैं सर, टकराव की कैफियत सामने आ रही है। क्या समझते हैं सर, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, जो मौजूदा हुकूमत है 2 साल की, या इसमें अपोजिशन जमातें या उनके लोगों की जिम्मेदारी बनती है, या खुद कहीं ना कहीं गलती इदारे के चंद लोगों की है? क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है ना, हुकूमत अपोजिशन का मुकाबला अपनी सियासत या अपनी कारकर्दगी से करने के बजाय फौज के साथ एक पेज पर होने की धमकी के जरिए कर रही है। जब अपोजिशन के तरफ से हुकूमत की किसी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल उठता है, जब अपोजिशन की तरफ से या अवाम की तरफ से किसी इशू पर कोई एहतजाज होता है, तो हुकूमत की तरफ से जो पहला इल्ज़ाम फौज के ऊपर लगाया जाता है वो ये आता है कि जी हम और फौज एक पेज पे हैं। भाई, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? ये दोनों इदारों का एक पेज पर होना किस तरीके से किसी
किसी गलतकारी का जस्टिफाई कर सकता है, किसी नॉन परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकता है। तो जनाब बात यह है कि ये इशू आपने छेड़ा है, मैं इस इशू पे इसलिए बात करूंगा, ये बहुत हसास इशू है। हमें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी मुल्क की सालमियत के अंदर उसके जो दिफाई इदारे होते हैं उनका कितना अहम रोल होता है, और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इनके रोल को और इनकी इंतज़ामी सलाहियतों को हमेशा अप्रिशिएट किया है, और पूरी कौम करती है, कोई हम आपकी बात नहीं है। इस वक्त का जो इशू है वो ये है कि एक तरफ तो सादा अल्फाज में कहा जाए तो फौज को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़िया बनाया जा रहा है, मतलब एक पेज के नाम के ऊपर और कभी हम इकट्ठे हैं के नाम के ऊपर। दूसरी बात जो इससे भी बड़ी फौज के साथ हो रही है और कौम के साथ हो रही है कि मुल्क की मईशत को धकेल के उस निचली सतह तक ले जाया जा रहा है कि जिस मईशत की सतह पर जाने के बाद ना सिर्फ मुल्क कमजोर होगा बल्कि मुल्क को दिफा करने वाले इदारे भी बहुत ही ज़ईफ और बहुत ही कमजोर होने का इम्कान मौजूद है। ये उसके साथ दूसरी ज्यादती है। तीसरा जो इस वक्त की सिचुएशन है वो ये है कि ऑपोजिशन को और अवाम को जिस वक्त एक कॉर्नर में धकेला जा रहा है, एक मुल्क के मुख्तलिफ देखिए, अब एक तरफ ये कहा जाता है कि जी वजीर आजम ने बड़ा एहसान किया कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो टीवी पे आने की इजाजत दे दी। भाई अगर इस मुल्क में आइन मौजूद है तो आपको ये एनआरओ देने का हक किसने दिया? अगर वो कानूनी तौर के ऊपर तकरीर नहीं कर सकते थे तो आपको एक पास कौन सा कानून आपको ये हक देता है कि आप उन्हें तकरीर करने की इजाजत दें? और अगर वो आप तकरीर कर सकते थे, आपको कौन सा कानून ये हक देता है कि आप उनको तकरीर करने का हक ना दें? तो इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि पूरे का पूरा जो मुल्क का निजाम है उसको इस वक्त जो है मुल्क के अपने इस्तेहकाम के खिलाफ जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने जाती और पैटी मफादात के लिए, इससे ना सिर्फ इदारों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि इसके नतीजे में मुल्क कमजोर हो रहा है। अब आपने बड़ा डायरेक्ट सवाल किया कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए जी, पहली बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हुकूमत होती है, जो कि हुकूमत कस्टोडियन होती है और हुकूमत के पास आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी होती है, और आइन डिफाइन करती है कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, फौज की क्या जिम्मेदारी है और अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि जिस जगह पर हुकूमत फौज को ले जा रही है वो फौज की जगह नहीं है। दूसरी बात जहां तक सवाल है कि इसके अंदर फौज का क्या रोल है, मैं समझता हूं कि इस सारी हसासियत के माहौल में फौज के इदारे को अपनी डिग्निटी और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के मफाद में अपने आप को किसी किस्म की सियासी आलूदगी से फौरी तौर पर अलहदा करने का शऊरी कोशिश करनी चाहिए। है नहीं है इस मुतनाज़िया बात में मैं नहीं पढ़ता, इलेक्शन फेयर थे अनफेयर थे, कौन जिम्मेदार था, इस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, कुछ लोगों की कुछ ओपिनियन। देखिए, इख्तलाफ राय को आप गद्दारी डिक्लेयर करना शुरू कर दें, किसी की सोच को आप बिल्कुल ही मुल्क दुश्मनी डिक्लेयर कर दें तो फिर मुल्क दुश्मनी का सर्टिफिकेट तो हर हुक्मरान के हाथ में हमेशा रहा है और उसने हमेशा हर मुखालिफ को। तो इसलिए एक बात तो यह है कि इस चीज में उनको, और जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन को बहुत क्लियरली देखें, आपने अगर इख्तलाफ करना है, आपने अगर एतराज करना है तो हुकूमत पे करें, और आप हुकूमत को उसकी अपनी जो कमजोरियां देखें जी, जो हुकूमत अवाम को मरोड़ती है, अवाम को लूटती है, उन बातों पे मैं अपोजिशन से भी एक बादरत से कहूंगा कि शुगर के ऊपर लूट लिया, आटे पे लूट लिया, किसी पे कोई नहीं हुआ। तो इसलिए बजाय इसके कि इदारों के इशू को इशू बनाएं, वो मुल्क के और अवाम के इशूज को इशू बना के हुकूमत को चाहिए। ठीक है, मैं कारा साहब आपकी तरफ आता हूं। अभी बात हो रही थी हमारी, कारा साहब ये भी एक कहा जाता है कि जी ये फौज तो नहीं आती है, ये सियासतदानी बुलाते हैं फौज को, चाहे वो इलेक्शन हो या किसी और मत हो। आइन में जो डिफाइन है उनकी जिम्मेदारी, उससे हटकर तो खुद सियासतदान इनको बुलाते हैं।
तो इसको आप कैसे ये इस मसले को आप कैसे तदारुक करेंगे सर इसका? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि दुरानी साहब ने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान का रियल मुकदमा आपके ये सबके हालात आपके सामने रखे हैं, क्राइसिस आपके सामने रखा है और उसका सोल्यूशन भी आपके सामने रखा है। मैं बिल्कुल उसमें कोई बात इजाफा करने की है ही नहीं अब, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर लूं एक मुबाहिसे के तौर पे कि इस वक्त माजी के मुबाहिसों में पड़े बगैर ये बात कि इस वक्त रियासती इदारों का, भले वो पार्लिमान, सियासी जमातें, अदलिया, फौज या इवन मीडिया, आप सबका एग्जेक्टिव, इन सबका ट्रस्ट अवाम की नजरों में नहीं है। हमें अब जो वादे करने हैं वो सियासतदान हो तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे, हमें अपनी विजन करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं हम जो कर रहे हैं। अगर कोई गलती थी तो अब नहीं होगी। अदलिया को अपने फैसलों के जरिए ये बताना पड़ेगा कि हम इंसाफ कर रहे हैं, हम ज्यादती नहीं कर रहे, और ये डेमोन्स्ट्रेट होना। फौज को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो जो सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे, क्योंकि अब कोई बात छुपी नहीं रहेगी, अब ये बात करने से नहीं। इसी तरह मीडिया को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो न्यूट्रलिटी के तहत अपनी खबर देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो भी यही काम करेगी, तब ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। यही दुनिया का असलूब है। ये हमने कोई अफलातूनी काम नहीं करना, दुनिया का आजमूदा नुस्खा है करना है, बदकिस्मती से हम उस पर भी अमल नहीं कर पा रहे। और मैं डॉक्टर साहब ये जो आपका सवाल था, मुझे जरा थोड़ा दोहरा दें ताकि मैं उसको। जी, मैंने सवाल ये किया था कि सर अमूमन ये कहा जाता है कि सियासतदान ही फौज के पास जाते हैं, उनको सियासत में घसीटते हैं, इलेक्शन में लाते हैं, ये सियासतदान खुद करते हैं, हालांकि वो नहीं चाहते। देखिए, मेरी गुजारिश है कि सिकंदर मिर्जा को कौन से सियासतदानों ने दावत दी थी? जिन्होंने अयूब खान को कौन से सियासतदान लेके आए थे? याया खान को किस सियासतदान ने कहा था कि आप इक़्तिदार संभाल लें, मार्शल लॉ लगा दें? जियाउल्लाह को किस सियासतदान ने मार्शल लॉ लगाने की दावत दी थी? ताकत अपने रास्ते खुद पैदा करती है। दूसरी बात यह है, मैं डॉक्टर साहब आपको कहूं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी, पता हो आपको कि ये कानूनन जुर्म है, अगर मैं डॉक्टर साहब को कहूं कि आप वो जुर्म करें, तो क्या आप मेरे इशार पे मुझे खुश करने के लिए या मेरे कहने पे वो जुर्म कर बैठेंगे जो कानून की नजर में जुर्म हो? ये कहना कि फौज को सियासतदान बुलाते रहे, अगर सियासतदान गलत काम के लिए बुलाते रहे तो बिल्कुल नहीं। जो आपके हल के खिलाफ है, जो आइन के खिलाफ है, आपने वो काम नहीं करना। इसी तरह मेरा भी काम ये है, आपका भी काम ये है, हम सब ने अपने अपने डिफाइंड रोल में रहना है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल पाए होने वाला नहीं है, और ताकतवर को कोई बुलाने पे नहीं वो ताकतवर आया करते। ताकतवर अपनी ताकत को, बड़ा ये मुश्किल काम होता है डॉक्टर साहब। ताकत जिसके पास भी हो, दौलत हो, ताकत हो, दुनियावी इक़्तिदार, ये जब भी किसी के पास होता है बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। इस इक़्तिदार के दिनों में अपने असाब पे काबू रखना और अपने आप को हम्बल रखना, और वो शेर है ना कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये जो खुदाई का दावा है या इस तरह का घुमंड है नौबिल्ला, इससे बचना ये तो बड़ा तदब्बर का काम है, और ये जरूरी है। जितने आप हाइट पे जाते हैं, जितने आप ओहदों में आगे आगे बढ़ते हैं, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता है, उतना ही आप पे ये बात है कि आपने बच के अपने सारी चीजों को संभाल के चलाना है। ठीक है सर, मैं एक छोटे सा ब्रेक में जाऊंगा, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ आता हूँ। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ था, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर, ये जो मौजूदा 2 साल है, हमने तो 10 साल पहले के भी देखे, नवाज शरीफ के भी, जरदारी साहब के भी, उससे भी पहले बेनज़ीर साहब का दौर था, मुशर्रफ साहब का दौर था। लेकिन सर, जो आज मीडिया के साथ हो रहा है, इख्तलाफ राय जो है वो तो हक़ है सर, और राय तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका अलाउ करता है। ऐसी सूरत हाल में आप एंकर्स को नौकरी से निकलवा दें, दबाव डाल के चैनल बंद कर दें, वो कॉलम ही नहीं लगने दें, गिरफ्तार करवा दें, धमकियां मिलें, गालियां मिलें, क्या क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर साहब, मीडिया का जो मौजूदगी होती है वो हुकूमत की तवालत उम्र की जामिन होती है। मीडिया की आज़ादी जो है वो हुकूमत के लिए अवाम के अंदर पैदा होने वाली नफरत को कम करने का सबब बनती है। आज इससे पहले की हुकूमतों ने अगर गुजारा किया और मीडिया को आज़ाद रखते हुए मामलात को डील किया तो जैसे कैसे उन्होंने अपने 5-5 साल पूरे किए। ये जिस पैटर्न पे जा रहे हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली ये देखते हुए ये कह सकता हूँ कि मीडिया को दबाने के बाद, मीडिया का गला घोंटने के बाद, अवाम के साथ अपने हर किस्म के हकीकी राब्ते को मुनक़ता करने के बाद, और वो जैसे पुराने ज़माने में था कि जी वो एक स्पेशल अखबार छप के यूब खान साहब के लिए आ जाता था कि वो उसको पढ़ लें, ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाले हुक्मरानों की जो इक़्तिदार का जो अरसा होता है वो महदूद तर हो जाता है। और दूसरी बात ये बड़ा हकीकत है कि मीडिया की मौजूदगी और मीडिया की आज़ादी और मीडिया का अवाम के जज्बात की तर्जुमानी रोकने का हक हुकूमत के पास नहीं है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है और इस खिलाफ वर्जी के नतीजे में हुकूमत, इक़्तिदार ऐसी जालिम चीज़ है कि जब तक ये होता है इंसान को यकीन होता है कि ये कभी नहीं जाएगा। मीडिया वाहिद इदारा है जो इस यकीन की किसी हद तक बुत शिकनी करता रहता है, वरना इक़्तिदार में रहते हुए इक़्तिदार के ना ख़त्म होने का बुत जो है इंसान के अंदर दिन ब दिन बड़ा होता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं अपने खिलाफ, वो सबसे बड़ा इकदाम जो ये अपने खिलाफ कर रहे हैं वो ये है कि ये अपने हक और अपनी मजबूती का सबब बनने वाले मीडिया का गला घोंट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अवाम के गजब को उस वक्त देखेंगे जब वो गजब कहर बन के इनके सरों के ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कोई अक्लमंदी या कारा साहब, एक आखिरी, बिल्कुल मेरे पास 1.5 मिनट रह गया, मैं चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सर, ये जो अदालतें होती हैं बहुत मोहतरम है हमारे लिए, जजेस मोहतरम हैं, लेकिन बहरहाल फैसले और रिमार्क्स पे बात की जा सकती है। सर, जजेस जो हैं वो फैसलों के जरिए बोलते हैं, लेकिन अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं उसके ऊपर मैं चाहूंगा सर आप क्या कहेंगे? वैसे वो जी, कायरा साहब आवाज आ रही है मेरी? कायरा साहब आवाज आ रही है? कायरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं जरा मोहम्मद अली दुरानी साहब लाइन पे हैं, तो इस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई है दोनों की। हालांकि ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन था, मैं चाहता था कि मेरे दोनों में से कोई आ जाए लाइन पे तो मैं उनका राय ले लूं, लेकिन एक बात सही है, ताकत की बुनियाद पर आप कुछ दिन तक तो कुछ लोगों को खामोश कर सकते हैं, लेकिन आप मोहब्बत नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ताकत से आप। दुरानी साहब, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं जरा, वो ये है कि ये जो जजेस जो होते हैं सर, वो आपके अपने फैसले से बोलते हैं सर, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिमार्क्स दिए थे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या ये रिमार्क्स आना चाहिए था, ज़रूरी था सर? देखें, जजिस के रिमार्क्स जो है ना वो अब जब से असल में मीडिया और मीडिया का इंटरेक्शन और जजिस का, अदालतों का, बाकी तमाम इदारों का, इसमें सेंसिटिविटीज़ हैं, लेकिन देखें कहा तो यही जाता है कि जो जज है और अदालत जो है उसको अपने फैसले से ही बोलना चाहिए, सबसे अच्छी बात भी यही है। लेकिन कमेंट्स भी एक रिवायत है वो देते हैं, तो मेरा ख्याल, लेकिन इससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? असर तो फैसले से ही पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी तो इसके बारे में ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ चाहता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।